तो आज का ये वीडियो जो आपका बीपीएससी का पीवाईक्यू एनालिसिस किया जा रहा था उसी का कंटिन्यू करते हुए हम आगे जो भी बीपीएससी का पीवाईक्यू में बचा हुआ उसको थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं एक नज़र में। उसके बाद फिर आगे इसी तरह से बीपीएससी का जो भी पीवाईक्यू होगा अलग अलग ईयर का अलग अलग वीडियो में हम एनालिसिस करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में कौन सा बिहार का राज्य पशु है। तो बिहार का राज्य पशु कौन है, तो कौन सा है, तो बैल। बैल जो है बिहार का राज्य पशु है। बिहार सरकार ने बैल को राज्य पशु घोषित किया। ये इसलिए घोषित किया क्योंकि अभी आधुनिक युग में जो है परंपरागत कृषि का जो है उपेक्षा किया जा रहा है, यानी कि बैल जो पहले कृषि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था उसका संरक्षण के उद्देश्य से राज्य पशु का दर्जा दिया गया। क्योंकि अब जो आधुनिक तौर पर ट्रैक्टर वगैरह से खेती किया जा रहा है, बैल का मतलब अस्तित्व पहले जहाँ गांव में हर एक गांव में आपको हर एक घर में कम से कम 1 से 2 बैल दिख जाता था, पूरा गांव में भी 1-2 बैल नहीं दिखता है। तो इसको मतलब एक तरह से संरक्षित करने के यानी कि संरक्षण के उद्देश्य से राज्य पशु का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 2014 में। कब हुई थी, तो 2014 में। नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना का निर्णय जो है लिया गया 2007 में और इसे औपचारिक रूप से उद्घाटन 2014 में हुआ। यह नालंदा में स्थित है। यह राजगीर नालंदा में स्थित है। वह राजगीर में स्थित है जो कि नालंदा जिला के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यह प्राचीन काल में विश्व का प्रमुख शिक्षा केंद्र भी था नालंदा। नेक्स्ट आपका आता है कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो कैमूर जिला। आपका कैमूर जिला जो है कर्मनाशा नदी का उद्गम है जो कि बिहार में है। बिहार के कैमूर जिले में कैमूर की पहाड़ियों से होता है। यह आगे जो है उत्तर प्रदेश बिहार सीमा के पास बहती हुई गंगा में मिलता है। तो ये गंगा की एक सहायक नदी भी इसे हम कह सकते हैं कर्मनाशा, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा के पास जो है गंगा नदी में मिलती है। दूसरा आपका नेक्स्ट हो जाता है, बिहार संपूर्ण भारत का कितना % पाइराइट उत्पादित करता है। जो कि ये जो क्वेश्चन है इसको आयोग निरस्त कर दिया था, इसे काउंट नहीं किया था। लेकिन अभी हम बात कर लें तो बिहार में पाइराइट का उत्पादन जो वर्तमान में नहीं होता है, लेकिन इसके भंडार भारत के कुल भंडार का लगभग 95% बताए गए हैं बिहार में पाइराइट का उत्पादन में। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है, तो ये जमुई जिला हो जाएगा आपका। जमुई जिला का जो सोनो का क्षेत्र है वहाँ का लोकल एरिया का जो नाम है वो सोनो है। वहाँ पे आपका सोने का भंडार मिला है। उपलब्ध भूवैज्ञानिक आकलनों में जम्मू क्षेत्र को स्वर्ण खनिज की संभावनाओं वाला क्षेत्र माना गया है। ये मतलब आपका कह सकते हैं कि बिहार के जम्मू जिला में जो है सोना पाया जाता है और सोना का यहाँ पे जो है आपका संभावना भी जताया जा रहा है, स्वर्ण खनिज की संभावना वाला क्षेत्र माना गया है। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उपोष्ण कटिबंधीय मानसून के उपोष्ण कटिबंधीय मानसून इसका आंसर हो जाएगा। जलवायु की बिहार की जलवायु मुख्यतः उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। ग्रीष्म ऋतु गर्म और वर्षा ऋतु मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून से जून से सितंबर के बीच होती है। यह आपका कुछ फैक्ट है बिहार के जलवायु से संबंधित। आगे हम देखते हैं स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो इंडियम टिन ऑक्साइड ITO जो है इंडियम टिन ऑक्साइड। ITO एक पारदर्शी विद्युत चालक पदार्थ है जिसका उपयोग स्मार्ट फिल्म स्मार्ट ग्लास में किया जाता है। विद्युत आपूर्ति के अनुसार इसकी पारदर्शिता बदलती जा सकती है। कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो प्लेटिनम का। किसका उपयोग किया जाता है, तो प्लेटिनम। सिस्प्लेटिन और कार्बोप्लेटिन जैसे प्लेटिनम आधारित यौगिक कुछ कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है। कैंसर के उपचार में इसका प्रयुक्त होता है। ये कैंसर कोशिकाओं के DNA को क्षति पहुंचाकर उनके वृद्धि को रोकता है। ये क्या करता है, तो कैंसर का जो कोशिका होता है उसके DNA को क्षति पहुंचा देता है जिससे उसका वृद्धि रुक जाता है। तो कार्सिनोमा के उपचार में किसका उपयोग होता है, किस धातु का यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो प्लेटिनम का। आगे देते हैं गर्भ निरोधक गोलियां जो होती है उसमें किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल जिसको कहा जाता है लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरिन है जिसका उपयोग आपातकालीन गर्भ निरोधक में किया जाता है। यह मुख्यतः ओव्यूलेशन को रोकने में प्रभावी होता है।
इसका उपयोग क्या है, तो ये जो ओव्यूलेशन जो होता है उसको रोकने में ये प्रभावी होता है, इसलिए गर्भ निरोधक गोलियां के तौर पर इसे उपयोग किया जाता है, लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल। आगे देखते हैं तेल के गैल्वनाइज्ड आयरन प्लेट में क्यों नहीं रखा जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा यह जहरीला यौगिक बनाता है, यह तेल की गुणवत्ता को कम करता है, जंग देखी जाती है मतलब उसको रखने पे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। गैल्वनाइज्ड आयरन को जिंक लेपित सतह तेल के संपर्क में जो है रासायनिक प्रतिक्रिया कर सकती है, इसलिए इससे गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है और नमी की उपस्थिति से जंग जैसी समस्या भी हो सकती है, इसलिए इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे हम देखें तो ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ऑक्टेन रेटिंग इसलिए बढ़ाया जाता है जिससे कि इंजन का नॉकिंग कम होता रहेगा, जबकि इंजन का जो है नॉकिंग कम होगा तो इससे इंजन की जो है आपका जीवन काल जो है जीवन वृद्धि उसका बढ़ता है, लेकिन विषैले पर्यावरणीय प्रभावों के कारण इसका उपयोग कई देशों में बंद कर दिया गया है। लेकिन अगर बात करें तो किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा एथिलेड। टेट्राएथिलेट जो है इसका उपयोग किया जाता है ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ाने के लिए। आगे देखें तो PHB भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप है पॉली, तो इसमें होता है 3 डायो हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइट CO3 हाइड्रोक्सी वेरेलेट। आगे हम देखें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता था, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन को सीधे रक्त में स्रावित करते हैं, ये कहाँ सीधे जो है रक्त में स्रावित करती है, ये वृद्धि चयापचय प्रजनन और अन्य जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है हार्मोन का जो है जो रिलीज करता है स्रावित करती है, वह सीधे रक्त में करता है, जिससे कि ये वृद्धि चयापचय प्रजनन जैसे अनेक जैविक क्रियाओं को भी नियंत्रित करती है। आगे हम देखें तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच के बातचीत को दर्शाता है, तो आपका हो जाएगा ये एंडोपैरासिटिज्म। एंडोपैरासिटिज्म जो है एंडोपैरासिटिज्म, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। हर्पिस जो है सिम्प्लेक्स वायरस मानव कोशिकाओं में प्रवेश करके अपनी प्रतिकृति बनाता है और मेजबान को नुकसान पहुंचाता है, इससे परजीवी संबंध के रूप में समझा जाता है। दिए गए विकल्पों में एंडोपैरासिटिज्म उपयुक्त होगा। ये आपका कुछ ऐसे उसके बारे में दिया गया था। संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी में कौन सी है, तो आपका आ जाएगा IgM, इसका आंसर हो जाएगा आपका IgM। IgM का जो है यह क्या करता है, तो प्रारंभिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में जो ये प्रारंभिक प्रतिरक्षा जो प्रतिक्रिया होता है उसमें यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देखें तो आपका हो जाएगा जैविक झिल्ली किससे बनी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन से जैविक झिल्ली किससे बनी होती है। जैविक झिल्लियाँ मुख्यतः क्या होता है, फॉस्फेलिपिड द्विपरत और प्रोटीन से बनी होती है। झिल्ली की संरचना उसके कार्य और कोशिका के प्रकार के अनुसार बदलती रहती है, तो झिल्ली की संरचना जो है किससे बदलती है, तो उसके कार्य और कोशिका के प्रकार के अनुसार बदलती रहती है। अगर बात करें ये किससे बनी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन से बनी होती है। आगे देखते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा एक नॉनसेंस कोडॉन है। नॉनसेंस कोडॉन कौन सा है, तो UAA एक स्टॉप या नॉनसेंस कोडॉन है। यह प्रोटीन संश्लेषण के दौरान ट्रांसलेशन को समाप्त करने का संकेत देता है। AUG समानता स्टार्ट कोडॉन है। स्टार्ट कोडॉन कौन है, तो AUG। आगे देखें हम तो आगे आपका विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां क्या कहलाती है, यानी कि जो भी प्रजाति है वो अगर जबकि विलुप्त के कगार पर चली गई है तो उसे क्या कहा जाएगा, तो लुप्त प्राय। विलुप्त वो होता है जो पूर्ण रूप में विलुप्त हो गया, लेकिन लुप्त प्राय उसे कहा जाता है जो विलुप्त होने के खतरे में पड़ी होती है। लुप्त प्राय वे प्रजातियां जिनकी संख्या या आवास इतना घट गया है कि उनके अस्तित्व पर गंभीर खतरा है, यानी इंडेंजर्ड के अंतर्गत वो आ जाता है, यानी कि अब उसकी जनसंख्या जो इतनी कम हो गई है कि अब उसका जो अस्तित्व बचाने पर भी खतरा है कि वो अब बच सके। आगे देखें निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल है, तो गन्ना, जौ, चना, गेहूँ। इसमें से अगर बात करें खरीफ फसल कौन है, तो गन्ना।
खरीफ फसलें जो है, अगर खरीफ फसलें की बात करें तो ये सामान्यतः मानसून के साथ बोई जाती है और वर्षा ऋतु में उगती है। ये कब उगती है? तो वर्षा ऋतु में। दिए गए विकल्पों में गन्ना खरीफ फसल है, जौ चना और गेहूं राबी फसलों के उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा कि अभी चीनी का इस तरह से महामारी चल रहा है कि ये बिहार के लिए, विशेषकर बिहार के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा गन्ना के बारे में। तो गन्ना का क्या दशा होता है, यानी गन्ना कब उगाया जाता है, कितने टेम्परेचर पे, इसके लिए क्या वातानुकूलन रहना चाहिए, इस पर आप विशेष ध्यान दे दीजिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है। तो जाइलम किस कार्य के लिए जिम्मेदार यानी जाना जाता है? तो पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन करता है। जाइलम क्या करता है? तो पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन करता है। तो वहीं इसका अगर हम थोड़ा सा व्याख्या देख लें तो जाइलम जड़ों से पानी और घुले हुए खनिजों को तने पत्तियों तथा अन्य भागों तक पहुंचाता है। वहीं फ्लोएम क्या करता है? तो भोजन एवं परिवहन के लिए जिम्मेदार है। देखिए ये ऐसे भी आसानी से आप याद कर सकते हैं जाइलम और फ्लोएम में, कि जाइलम जौ से जल, यानी कि जाइलम जो है जल यानी कि पानी और घुले हुए खनिजों को पानी और पत्ते के अन्य भागों तक पहुँचाता है। वहीं फ्लोएम जो है भोजन। एक आप जाइलम से याद हो जाएगा तो फ्लोएम ऐसे ही आपको उसको याद करना पड़ेगा ना। जल से जाइलम, जल से जल हो जाता है, तो यानी जाइलम जल का परिवहन करेगा और भोजन का परिवहन कौन करेगा? तो फ्लोएम करेगा। भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। आगे देखते हैं, पौधों के वर्गीक्रम में संवहनीय ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपका हो जाएगा एपीडी कैंडोल जो थे वो पौधे के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। एपीडी कैंडोल ने पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की उपस्थिति और संगठन की व्यवस्था के रूप में महत्व दिया। संवहनी पौधों में जाइलम और फ्लोएम जल तथा पोषक पदार्थों के परिवहन में सहायक होता है। संवहनी पौधों में क्या है? जाइलम और फ्लोएम जो है जल तथा पोषक पदार्थों के परिवहन में सहायक होता है। आम में हम जो भाग खाते हैं वो क्या है? तो वो आपका कहलाता है मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको भी पता है कि आम जब खाते हैं तो उसका ऊपरी त्वचा को हटा देते हैं और वहीं जो सबसे अंतिम में बचता है गुठली उसको भी फेंक देते हैं। तो खाते हैं हम किस भाग को? तो मध्य फल भित्ति को ही खाते हैं। आम के फल का मीठा और गुद्देदार भाग मध्य फल भित्ति होता है। बाह्य फल भित्ति छिलका और अंतः फल भित्ति बीज के चारों ओर कठोर भाग बनाती है। आगे देखें तो आपका ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस तो ये 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस हर वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह ओजोन परत के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था की भूमिका को याद करने का अवसर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी आपका एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आगे देखें तो माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण, जो खनिज जो है उसका जो बढ़ा हुआ खनिज रहता है उसका अवशोषण कर लेता है और रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? माइकोराइजा। तो माइकोराइजा पौधों और कवकों के बीच सहजीवी संबंध है। ये कैसा संबंध है? तो सहजीवी संबंध है। कवक जड़ों से जुड़कर पानी और खनिजों के अवशोषण में मदद करता है तथा कुछ रोगजनकों से सुरक्षा भी प्रदान करता है माइकोराइजा। तो ये था आपका बीपीएससी का जो हम क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे थे, वो आपका 150 प्रश्न में करीब करीब सारा प्रश्न हो ही गया, कुछ प्रश्न बचा था। तो आगे भी हम इसी तरह से जो भी बीपीएससी का नेक्स्ट ईयर का होगा उसे हम जीके जीएस जो भी उससे रिलेटेड होंगे वो हम कर लेंगे। ये था आपका 71 बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे हुए थे। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, अगले ईयर के एग्ज़ाम के जो भी पीवाईक्यू होंगे उसके एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।